नमस्कार दोस्तों। पुरस्कार और सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है और किसी भी परीक्षा में ये पूछा जाता है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो इससे आप प्रश्न वहां पर निश्चित तौर पर पाएंगे। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2019 और 20 की शुरुआती दौर के पुरस्कार और सम्मानों की बात की गई है। इसमें नोबेल पुरस्कार भी आ जाएगा। और जैसे पहला ही प्रश्न है उससे स्टार्टिंग करते हैं कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया या दूसरी बार किसी महिला को इससे सम्मानित किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 2019 के लिए यह पुरस्कार प्रोफेसर करेन ओलेनवेग को दिया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा सही बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार दिया गया है तो ये गलत हो गया। और दूसरा है कि करेन उल्हनबेक जो है ये इनको प्रदान किया गया है 2019 के लिए, और ये पहली महिला है ये पुरस्कार पाने वाली। इस तरीके से इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के साथ किसे इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019 प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये दिविना मालोम को प्रदान किया गया है। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग और इनके साथ में कैमरून की है दिविना मालोम। तो ये स्वीडन की है जो ग्रेटा है, ग्रेटा थुनबर्ग, बहुत ही नाम इनका हुआ था। और ये जो दिविना मालोम है ये कहाँ की है, कैमरून की। तो इनके साथ में इनको दिया गया चिल्ड्रन पीस प्राइज इंटरनेशनल स्तर पर 2019 का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया, ये डॉक्टर जैकी किंग को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, इसका विजेता कौन है। अबी अहमद अली को यह पुरस्कार दिया गया है और इथोपिया के ये प्रधानमंत्री हैं जिनको ये दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2018 और 19 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई। इसके संबंध में दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला है कि 2018 का पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया जो ऑस्ट्रियाई मूल के हैं। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियाई मूल के हैं। और दूसरा है कि 2019 का पुरस्कार लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता ओल्गा टोकारजुक को दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एक रूप में सही है कि इनको दिया गया है, लेकिन यहां पर इन दोनों में 2018 और 2019 ये चेंज कर दिया गया है। 2018 का दिया गया है इनको ओल्गा टोकारजुक को और 19 का दिया गया है हैंडके, पीटर हैंडके को। तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलाज को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये है। और दूसरा है कि ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो फिजियोलॉजी या औषधि का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया जी केलिन, पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। इसमें मर्रे जेलमैन ये शामिल नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये कोशिका पर इन्होंने शोध किया था उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो तथा माइकल क्रेमर को दिया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2019 का पुरस्कार इनको दिया गया। अभिजीत बनर्जी इसमें भारतीय मूल के हैं और यह पुरस्कार वैश्विक निर्धनता पर उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ये भी सही है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक प्रश्न और बनता है कि क्या पहली बार किसी महिला को दिया गया है। ये जो एस्थर डफलो हैं ये माइकल क्रेमर के साथ जिनको ये मिला है, अभिजीत बनर्जी भी इसमें शामिल है, ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ है। ठीक है, अभिजीत बनर्जी की ये वाइफ है। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं दिया गया, इसके पहले भी महिला को पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और वैश्विक निर्धनता पर इन्होंने कार्य किया है। बुकर पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो बुकर पुरस्कार 2019 मार्गेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवारिस्तो को प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्गेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवारिस्तो को यह पुरस्कार दिया गया है।
संयुक्त रूप से आमतौर पर ये नहीं दिया जाता है, लेकिन 2019 में ये संयुक्त रूप से दिया गया, सारे नियमों को दरकिनार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया या किससे सम्मानित किया गया? तो इनको वीर चक्र दिया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने का प्रश्न है। एक तरफ व्यक्ति दिए हैं और दूसरे तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं। मिर्जाबेन पटेल, मिर्जाबेन पटेल का संबंध हॉकी से है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है संजय भारद्वाज, इनका संबंध क्रिकेट से है। रामवीर सिंह खोखर, रामवीर सिंह खोखर का संबंध कबड्डी से है। और संदीप गुप्ता का संबंध टेनिस से है। तो ये सारे सुमेलित दिए हुए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ABCD के साथ ये सही सुमेलित है। ऐसे क्षेत्र के भी पुरस्कार पूछे जाते हैं, मतलब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। और पर्यटन के समग्र विकास के लिए आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान भारत में प्राप्त हुआ, यानी कि स्टेट लेवल पे। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों अलग अलग भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए कौन सी भारतीय फिल्म नामित हुई? तो ऑस्कर के लिए जो 2019 की ये बात हो रही है, ऑस्कर के लिए जो नामित फिल्म थी लघु श्रेणी में, वो थी मोती बाग। ये 92वें ऑस्कर पुरस्कार की बात हो रही है, 92, ठीक है। और ये फिल्म थी मोती बाग। और ये फिल्म उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के कतली खात ब्लॉक स्थित सांगुआ गांव है, वहां की 83 वर्षीय किसान विद्यादत्त शर्मा पर बनी है। विद्यादत्त शर्मा उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं तो इसकी व्याख्या जो मैंने कही है, विद्यादत्त शर्मा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, विद्यादत्त शर्मा। 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन थी? वो तो लघु थी। और ये वैसे प्रविष्टि कौन थी? तो ये गली बॉय थी। गली बॉय जो फिल्म थी, ये भारतीय प्रविष्टि थी। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित ये फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का ये प्रतिनिधित्व इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये एडम हार्पर को दिया गया है ना। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है वार्विक विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। गणित में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि रामानुजम का नाम आ रहा है तो इसका संबंध जाहिर सी बात है मैथ से होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यह प्रदान किया जाता है। एडम हार्पर ने यह पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिंदी लेखक लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? लीलाधर जगुड़ी। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, के बिरला फाउंडेशन का यह पुरस्कार होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को, ठीक है। और प्रतिवर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं उनके प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। और अगला लिखा हुआ है हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया है हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ये गलत है। ये 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही नींव रखी गई थी इसकी, उसी के द्वारा दिया जाता है। और हरिवंश राय बच्चन इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, पहले व्यक्ति वही थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। अकितम अच्युतम नंबूदरी। और ये ज्ञानपीठ है 55वां, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्रम से ही पूछा जाता है, 54वां 55वां, जैसे भी क्रम होगा ऐसे ही पूछा जाएगा। और ये मलयालम कवि है। ये क्या है? मलयालम कवि है, ये ध्यान रखना है, मलयालम कवि है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? तो ये पुरस्कार दिया गया था योहिई सासाकावा को। योहिई सासाकावा को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुरस्कार 2015, 16, 17 और 18 के एक साथ में दिए गए थे। 2015 का जो पुरस्कार है ये कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र है उसको दिया गया। 2016 का जो पुरस्कार है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया। तो ये 2015 का हो गया और ये 2016 का हो गया। और 2017 का पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया। और 2018 का पुरस्कार योही सासाकावा को दिया गया, जिनका संबंध कहाँ से है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ से संबंधित हैं, इनके नाम से आपको क्या लग रहा है?
ये निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गुडविल एम्बेसडर हैं। कुष्ठ रोग को समाप्त करने में योगदान इन्होंने किया था, उसी कारण से दिया गया। जापानीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 किसे प्रदान किया गया? ये जोखा अल्हार्थी को प्रदान किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और ये पुरस्कार लंदन में प्रदान किया जाता है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। और इनकी पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। विज्ञान में जो नोबेल दिए जाते हैं उसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिगम और अकीरा योशिनो को 2019 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ऐसा भी लिखा जा सकता है या ये प्रदान किया गया, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और ये पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, दिया गया। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कभी कभी पेपर जब पहले बनते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज होती है वो स्टेटमेंट की लैंग्वेज ऐसी ही होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आज जो आप मोबाइल फोन में बैटरी यूज करते हैं, बहुत सारी जो बैटरीज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं वो सब लिथियम आयन बैटरी होती है, उसी के लिए इनको नोबेल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रसायन विज्ञान का ये है, 2019 के प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, किसको सम्मानित किया गया? ये है मार्गरेट एटवुड एवं बेर्नार्डाइन एवरिस्टो। मार्गरेट एटवुड ये कनाडा के हैं और बेर्नार्डाइन एवरिस्टो जो हैं ये ब्रिटेन की हैं। तो इन दोनों को दिया गया है 2019 का बुकर पुरस्कार, संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। जो मार्गरेट एटवुड हैं इनका उपन्यास है द टेस्टामेंट और बर्नार्डिन एवरिस्टो जो है इनका गर्ल वुमेन अदर, ये इनका उपन्यास है ना। तो बेर्नार्डाइन एवरिस्टो का गर्ल वुमेन अदर और इनका द टेस्टामेंट, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अब ये अगर आप पहले की बात करेंगे तो ये आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर अब 2020 के बारे में बात करेंगे, वैसे ये 2020 में जारी हुआ था लेकिन अब 21 के लिए, इसको भविष्य के लिए जारी किया जाता है, उसकी बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास को मिला है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उस लिहाज से उत्तर दीजिएगा। 2020 वाला 2019 पे आधारित है और 2000 जो 20 में आया है ना, वो 2021 लिखा मिलेगा, 21 वाला यानी 20 पे आधारित है। तो अगर लेटेस्ट पूछा जाएगा तो आईआईटी मद्रास और वैसे ये आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा अगर पुराना पूछा जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई या दिया गया? दोनों बातें सही हैं, लैंग्वेज इसीलिए मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है। तो नासिरा शर्मा को ये दिया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के लिए ये 29वां व्यास सम्मान दिया गया और कागज की नाव उनकी रचना है, 2014 में ये प्रकाशित हुई थी, उपन्यास इनका है, उसी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसे वर्ष 2019 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई या दिया गया? देखिए पेपर पुराना बनेगा तो ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी, नहीं तो ये मिलेगा कि इसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो इल्हाम तोहती को ये दिया गया है और यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए जाने वाला यह सखारोव पुरस्कार होता है। और यह पुरस्कार जेल में बंद चीन के प्रसिद्ध उइगिर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार रक्षक एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इल्हाम तोहती को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये बीजिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले फिट पेटा पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पेटा के लिए चुना गया? ये मतलब अवार्ड माना जाता है। तो ये किसको चुना गया? ये विराट कोहली को भी चुना गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये प्रश्न हमने वैसे भी डिस्कस किया है, करंट अफेयर की जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है उसको भी देखिए, ठीक है ना। और तैयार करके जाइए, ज्यादा पढ़ के जाएंगे कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे हमेशा डरते रहेंगे, ठीक है। और 20-20 मिनट की वीडियो में 50-50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां पुरस्कार, और उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो ये जो कृति है ये अस्ति और भवति ये कृति है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता, किसने जीता? ये खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब ये जीता है जोजीवनी टुंजी ने। जोजीवनी टुंजी को 2018 की जो विजेता थी कैटियोरोना ग्रे, इन्होंने ताज पहनाया। जो पिछली विजेता होती है वही नए वाले को ताज पहनाती है। तो 2019 की जोजीवनी टुंजी हो गई और 2018 की है कैटियोरोना ग्रे। दोनों पूछा जा सकता है आपसे, कैटरीना ग्रे 18 और 19 में जोजीवनी टुंजी। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पंकज आडवाणी है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बाकी और बहुत सारे पुरस्कार इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और निशानेबाज सौरभ चौधरी को इसमें महिला और पुरुष, जो रानी रामपाल है इनको महिला के लिए, और ये सौरभ चौधरी जो निशानेबाज है इनको पुरुष के लिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2019 का है ये, और इसमें और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो 2019 का, राज्यसभा के सांसद का पुरस्कार था ये तिरुचि शिवा को दिया गया, लोकसभा में सौगत राय को दिया गया, महिला में विप्लव ठाकुर को दिया गया राज्यसभा में, और लोकसभा में एनसीपी की सुप्रिया सुले को दिया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई। टाइम मैगजीन ने उन्हें क्या संज्ञा दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावर ऑफ यूथ की संज्ञा उन्होंने दी थी टाइम मैगजीन ने उनको, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मिस जमैका जो है ये मिस वर्ल्ड बनी, इनका नाम क्या था? टोनी एन सिंह, और ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन भारत का इसमें जो प्रतिनिधित्व किया था वो सुमन राव ने किया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार दिक्कत क्या हो रही है? लॉकडाउन के कारण कई पुरस्कारों की घोषणा हुई थी लेकिन हो सकता है अभी ना प्रदान किया, इसलिए ऐसी लैंग्वेज हमने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसे लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? जो नीचे नाम दिए हुए हैं, तो लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्रिकेट से रिलेटेड है, सब लोग, आप लोगों में से सब लोग इसको इस फैक्ट को जानते ही होंगे कि सचिन तेंदुलकर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये फरवरी 2020 की घटना है। डैन डेविड फाउंडेशन किस देश की संस्था है? तो डैन डेविड जो प्राइज है किसे दिया गया? ये प्रोफेसर गीता सेन को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो संस्था है वो कहाँ की संस्था है? ये संस्था है इजराइल की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये नवाचारी एवं अंतःविषयी अनुसंधानों को पुरस्कृत करने के लिए ही दिया जाता है। पारंपरिक जो सीमाएं हैं और मानदंड हैं उनको तोड़ते हुए जो नवाचार होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश सिप्पी को। लेकिन इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को चुना गया था 65वें में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, और ये सब गली बॉय के लिए, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी गली बॉय जिसकी निर्देशक मैंने आपको बताया था जोया अख्तर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया? ये प्रोफेसर शोभना नरसिंगम है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि इनको ये चयनित किया गया है, तो ये बिल्कुल न्यूज जो है वो पुख्ता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये ग्रेटा थुनबर्ग और डिग्ना मलोम, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए इन दोनों को चुना गया। पहले भी इनका नाम अभी आया था। और अंतिम प्रश्न है इस पुरस्कार एवं सम्मान का, प्रतिष्ठित टेम्पटन प्राइज 2019 में किसे सम्मानित किया गया? तो 2019 जो पुरस्कार रहा है टेम्पटन प्राइज, इस चीज का प्रस्तुत किया गया। उसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कितने जनपद ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं? तो जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कितने जिले हैं? 75, सबको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे इसका देखा जाए कि वास्तव में क्या स्थिति है, तो आप जानते हैं कि ऐसा वास्तव में ऐसा कुछ अभी हो नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में किस जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया? वनटांगिया, कोल और थारू, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं।
और इन्हीं के ग्रामों को 1 ग्राम घोषित किया गया है। ये टोटल 38 ग्रामों को किया गया है, अलग अलग जिलों में ये ग्राम है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इनका विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट ये है जो कि बिल्कुल सही है। और गोरखपुर में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में लॉ यूनिवर्सिटी नहीं, लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में प्रस्तावित है। और लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये प्रयागराज में, और यहाँ पर गोरखपुर में भी बन रही है आयुष यूनिवर्सिटी, आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए किस अभियान को प्रारंभ किया गया? तो ये जो बजट में प्रारंभ किया गया अभियान था, ये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा और अप्रेंटिसशिप, जो ये दोनों के दोनों, यानी कि शिक्षुता वाली योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये दोनों शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना अनुमानित है? तो ये 2.97% ये राजकोषीय घाटा है जो अनुमानित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये टोटल जो विश्वविद्यालय हैं वो 7 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। अब बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, क्या सुरेश प्रभु हैं? लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आप सोचेंगे वित्त मंत्री तो सुरेश प्रभु हैं। टिक करिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की बात हो रही है, तो पहला गलत हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हर साल का जो बजट होता है वो लगभग पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही होता है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास का सबसे बड़ा बजट इसको कहा जाए तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघीय बजट 2020-21 के अंतर्गत 2 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। पहला है कि स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 7 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा, एक निर्णय ये लिया गया। और दूसरा है कि झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अब ये संघीय बजट पे हम चलेंगे, इसमें यूपी और संघीय दोनों बजट हम तैयार कर रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है उसको ध्यान दीजिए। स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 7 नहीं 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा, झारखंड के रांची में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा, दूसरा सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। एक मिनट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संघीय बजट 2020-21 में किस एक्सप्रेस वे की शुरुआत की बात कही गई? तो संघीय बजट 2020-21 में चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की शुरुआत की बात की गई। 6000 किलोमीटर से अधिक लंबा इसके अंतर्गत 12 नया राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि 12 नए राजमार्ग बनाए जाने हैं, उनमें एक ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की शुरुआत इसके अंतर्गत की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नवंबर 2019 में वित्तीय समावेशन पर जारी ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019 रिपोर्ट से संबंधित कथनों में से असत्य कथन बताएं। पहला स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट में वित्त के सबसे अनुकूल वातावरण के उभरते देशों में भारत का 5वां स्थान है, बिल्कुल सही है, 5वां स्थान है। और दूसरा स्टेटमेंट है प्रथम 4 देशों में कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे और मैक्सिको है, उसके बाद भारत आता है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी की गई। तो तीसरा ये गलत हो जाएगा। और चौथा है कि यह रिपोर्ट 55 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यह रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा नहीं जारी की गई है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के एनर्जी मार्केट में प्राकृतिक गैस के हिस्से को वर्ष 2020 से 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस के हिस्से को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है।
और दूसरा है कि प्राकृतिक गैस वर्तमान में देश की कुल ऊर्जा खपत में 6.2% की हिस्सेदारी रखता है। तो रखता है तभी तो किया गया है, तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2019 जारी की गई। इसमें किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान इसमें एंजेला मर्केल को दिया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये 2019 में जारी हुए थे और ये जो सूची है अभी तक की लेटेस्ट सूची है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो कोरोना के कारण बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं, तो आप देखिए जब सूची जारी होगी तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी 2020, तो जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर 2011-12 का जो वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कौन सी है, मतलब स्थिर जो कीमत है 2011-12 और उसके बाद में वर्तमान कीमत, दोनों पूछा जा रहा है। तो 2020 में जो जारी किया गया था, इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो स्थिर कीमतों पर भी पूछी जा रही है और वर्तमान कीमतों पर भी पूछी जा रही है। तो दोनों आपका तैयार हो जाएगा। 96,563 रुपये स्थिर कीमतों पर है और वर्तमान कीमतों पर 1,35,050 रुपये है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तैयार रखिएगा। राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि कितनी अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 5%। केवल कितनी है? 5%। 5 पॉइंट कुछ नहीं है, 5% ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2019 की 189 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यह स्थान है 129वां। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में वर्ष 2019 में भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी होंगी? तो भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं जो होंगी वो यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी। 5वें स्थान पर जीडीपी के मामले में भारत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है या होती है भी पूछा जाएगा कि किससे होती रही है। तो निगम कर और आयकर, इससे मिलाकर सर्वाधिक आय प्राप्त होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आयकर नहीं दिया रहेगा तो निगम कर हो जाएगा, साथ में अगर नहीं दिया है तो ठीक है, केवल निगम कर भी दिया होता तब भी हो जाता। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? ये सेंटर की बात हो रही है और राजकोषीय घाटा जो है इसका अनुमान लगाया गया है 3.5%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है? तो केंद्र सरकार के जितने भी घाटे हैं उनमें राजकोषीय घाटा जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.5% निर्धारित किया गया है। 2019-20 में 3.8% के संशोधित अनुमान से ये कम है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? 2020-21 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020-21 में सरकार ने 30-42-230 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा। ठीक है ना, अब आप इतने करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,42,230 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा ये होते हैं। इतने का व्यय का प्रस्ताव रखा गया है, पहला सही है। और दूसरा है राजस्व घाटा जीडीपी के 2.7% पर लक्षित है। तो राजस्व घाटा भी ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? अगर 2020-21 के बजट की हम बात करें तो सर्वाधिक जो आय है ये उधार और अन्य देयताएं से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12,300 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। याद करिएगा, रट लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे वैश्विक स्तर पर 2030 तक लक्ष्य है, लेकिन भारत में ये लक्ष्य 2025 तक रखा गया है कि टीबी को हरा दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2020-21 का जो बजट है इसमें समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? तो ये 69,000 करोड़ रुपए का समग्र स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें टोटल 5 स्मार्ट सिटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है पीपीपी मॉडल के आधार पर। ठीक है, और ये
इंपॉर्टेंट है, इसलिए संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, और दूसरा है कि पीपी मॉडल पे इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के 3 प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? तो बजट की जो 3 प्रमुख घटक हैं, उसमें महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज, ये 3 प्रमुख घटक हैं 2020-21 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कितना बजट रखा गया है? तो इसके लिए जो बजट रखा गया है 2.83 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो ये कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान है, 295.67। तो 29 याद रखिए, 567 तो ये सीरियल से है, ऐसे याद रहेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2019 में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक यातायात वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये बंदरगाह जो है कांडला में है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 की सीजन की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। वैसे नया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आ चुका है, लेकिन अभी कुछ पेपर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें खरीफ फसलों का पुराना आपसे 2019-20 के लिए पूछा जाए, तो उनके लिए ये है सामान्य धान 1835 रुपये, जबकि अब ये हो गया है, नया जो आया है ये 1868 रुपये। मतलब ये देखिए, पहले इसको हम कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। इसमें जो दिया हुआ है सामान्य धान 1835, किस्म ए का धान 1815, तो एक तो ये गलत दिया हुआ है। सामान्य धान 1815 है और किस्म ए का जो धान होगा वो इससे अच्छा होगा, तो 1835 इसका है। लेकिन जो सामान्य धान का अब किया गया है तो 1815 की जगह ये 1868 हो गया है। लेकिन अगर आपसे पुराना पूछा जाएगा 2019-20 का, तो आप इसी को टिक करेंगे। इसका केवल सही ये तीसरा वाला है, मक्का 1760 रुपये 19-20 में रखा गया था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। ध्यान रखिएगा इसको कि कब का पूछा जा रहा है भारत में। और वैसे करंट में हमने अब नया वाला भी डिस्कस कर दिया है। भारत में क्रियाशील कृषि जोतों में सर्वाधिक जोतों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक जोतों की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 23.82 मिलियन यहाँ पर जोते हैं, और सेकंड पर बिहार का स्थान, फिर थर्ड पे महाराष्ट्र, और फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक पशुधन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रबी फसलों के निम्नलिखित फसलों के जो समर्थन मूल्य हैं उनमें बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला है गेहूं 1925 रुपये, ये भी 19-20 का है रबी का, तो ये सही है। रेपसीड और सरसों का 4425 रुपये और चना का 4875 रुपये, तो ये तीनों के तीनों सही है, 1 2 3। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश की अभी 2019 में पहली कृषि निर्यात नीति मंजूर की गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो 1120 ग्राम प्रति व्यक्ति यहाँ पर दुग्ध उपलब्धता है, यानी कि 1 लीटर से ऊपर हो गया ये, और ये कहाँ पर है? पंजाब में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया मथुरा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये अभियान है दस्तक। करंट अफेयर के रिवीजन सीरीज में भी इसको हम कर चुके हैं। डेली 30 में तो हम ऐसे प्रश्नों को रोज डिस्कस ही करते हैं। अगर आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ऐसा करना है कि आपकी तैयारी जो है वो इस तरीके से चलती रहे कि आपकी रूटीन में शामिल हो जाए, तो डेली 30 कार्यक्रम आईएएस प्रेप एकेडमी पर आप देखिए, आपको मजा आएगा। अगर तैयारी रुकी हुई है तो चल पड़ेगी, अगर चल रही है तो दौड़ने लगेगी। अगला जो प्रश्न है, भारत के साथ निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो निर्यात की दृष्टि से पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर चीन, फिर हांगकांग और सिंगापुर। ये आंकड़ा अभी है, फिर अब लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े जारी होंगे फिर देखा जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और चीन, हांगकांग और सिंगापुर, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
भारत में आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों का जो अवरोही क्रम है, आयात कहाँ से सबसे ज्यादा, तो अभी तक जो पुराने आंकड़े हैं उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इराक। ठीक है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, सऊदी अरब और इराक, संयुक्त अरब अमीरात फिर है थर्ड पे, फिर सऊदी अरब, फिर इराक। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब कुछ बहुत चेंजेस भी इसमें होने वाले हैं, लेकिन ये आंकड़े जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी यही आंकड़े मान्य हैं। अगला जो प्रश्न है, 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये 422.2 बिलियन डॉलर है। वैसे इसका नया आंकड़ा आप अपडेट रखिए हमेशा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। अब तो हर महीने पे कुछ ना कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं, ठीक है ना, तो आप उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन अगर पुराना कोई प्रश्न होगा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। विरासत विवाद समाधान योजना, वैसे इस प्रश्न को आप अपडेट जरूर कीजिएगा। विरासत विवाद समाधान योजना का संबंध किससे है? तो कर विवादों के समाधान से ये संबंधित है, विरासत विवाद समाधान योजना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1997-98 के बजट में भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा को शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्राथमिक घाटा 2019-20 में जीडीपी का मात्र 0.2%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यवसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आईरो ट्यूना है, ठीक है, आईरो ट्यूना ये है प्रथम व्यवसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो भारत का जो प्रथम बैंकिंग रोबोट है यह है लक्ष्मी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, 961 यहाँ का लिंगानुपात है, और सबसे कम हरियाणा में पाया जाता है 833, ठीक है, ये जन्म के समय लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये समाप्त होता है आर्थिकी का ये पूरा। इसमें जो एक दो क्वेश्चन मैंने बताया कि उसको अपडेट कर लीजिएगा, तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी वो इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि उसमें आंकड़े चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी मैं आपको दूंगा जब भी आप एग्जाम दीजिए, लेकिन इसको भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है पुराना आपसे पूछ लिया जाए। आप ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर की रिवीजन की सीरीज पड़ी हुई है, पुरस्कार सम्मान की सीरीज पड़ी है, वो सब आप देख लीजिए। आगे भी हम ऐसे आपके लिए कार्यक्रम और एपिसोड लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।